नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। घर बैठे-बैठे क्या-क्या किया जा सकता है, क्या सूचनाएँ आप तक पहुँचाई जा सकती है और कहाँ-कहाँ क्या स्थिति है, इस पर हम लगातार बात करते आए हैं। लगातार कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, विदेशों में जो बसे उनसे बात कर रहे हैं, भारत में बसे उनसे बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, कलाकारों से बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो लोग घर में खाली बैठे हैं, उनके दिमाग में अपने व्यापार को लेकर तमाम सारी बातें चल रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे एक मल्टी टैलेंटेड व्यापारी से बात की जाए, जिन्होंने कम समय में अपना काफ़ी नाम कमाया। इंदौर में बहुत कम समय में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। तो मैं बात कर रहा हूँ डीएचएल इंफ्रापुल के संतोष सिंह की। संतोष जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, नमस्कार सुनील भैया। संतोष जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट के साथ आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और तीनों ही विषय आज के मौजूद विषय हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो संतोष जी, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सुनील भैया, पहले तो नमस्कार कि आपने ये मौका दिया है मुझे कि आपके साथ बात रखने का, क्योंकि मुझे जो पता है व्यक्तिगत रूप से आप बहुत ही अच्छे पत्रकारिता में काम कर रहे हैं और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से मेरी बातें लोगों तक पहुंचेगी। सुनील भैया, जैसा आपने आपने पूछा है कि निश्चित रूप से काफी फर्क पड़ा है, लेकिन एक पंच लाइन में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और इंसान होने के पहले जो कोरोना वायरस की जंग, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस पर्सन्स, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल रह रहे हैं, तो आपके माध्यम से सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि देश की हर जनता उनके साथ में खड़ी है। और अब आप विषय पर पूछेंगे कि किस विषय पर बात करनी भी है, तो मैं आपसे बात रखूंगा जी। मैं डीएचएल इंफ्रापुल की जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने एक नया लैंडमार्क स्थापित किया। जब रियल एस्टेट में लोग ब्रोकर्स के थ्रू माल बेचने की शुरुआत की थी लोगों ने, आपने एक नई चेन सिस्टम को डेवलप करके और कई सारे लोगों को रोजगार दिया और उसके माध्यम से आपने अपने प्रोजेक्ट्स को बेचा। तो उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। पहला ही प्रश्न आपने बिल्कुल अंतरंग से छेड़ दिया है, जिससे मेरी मतलब आपने तो सिर्फ डीएचएल इंफ्रापुल्स के बारे में पूछा है। निश्चित रूप से भैया, डीएचएल इंफ्रापुल्स 2010 में शुरुआत हुई और इंदौर से ही शुरुआत हुई है उसकी। और इंदौर से चालू करने के बाद में हमने नागपुर, भोपाल, धार, देवास 5 शहरों में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। लेकिन आपका प्रश्न जो है वो सिर्फ इसके उत्तर में डीएचएल इंफ्रापुल्स का इतिहास बताने से काम नहीं चल पाएगा। और एक बहुत बड़ा इतिहास है भैया। मैं अगर 45 साल का हूँ, तो डीएचएल इंफ्रापुल्स जब मैं चालू किया मैंने, तो तब मैं 35 साल का था, 36 साल का था। तो डीएचएल इंफ्रापुल्स जो भी आप कह रहे हैं कि काम अच्छा कर रही है, तो इसमें 18-20 साल का तजुर्बा है भैया। और इसके पहले मैं एक्चुअली जब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं निकला, तो मैंने ये तय किया था कि मैं बिजनेस करूंगा। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा भैया कि मैं मूलतः इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। तो वहीं से मेरे मन में था कि परिवार में बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं लोग, खेती है, अच्छे अच्छी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन बिजनेस क्यों नहीं है? आने वाले समय में बिजनेस भी तो होना चाहिए, किसी को करना चाहिए। तो मैंने ये तय किया, मेरे पिताजी से परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम अपने तरीके से करो। हमारे पास जो भी कुछ है, हम अच्छे संपन्न परिवार से हैं, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो आपको जो भी कुछ करना है, हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आप चाहो तो पढ़ाई करके आप सर्विस करो, या फिर आप फ्री है, कुछ भी करो। तो ये एक निर्णय था मेरा और उस पर मैं टिका रहा। और विस्तृत रूप से न बताने की वजह, 96 से लेके एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ मैंने प्रारंभ किया। फिर अलग अलग सेक्टर में मैंने बहुत सारे काम किए और करते हुए फिर मुझे लगा कि मुझे रियल एस्टेट में आना चाहिए। जो आपने एक मूल प्रश्न किया है, उस प्रश्न पे जरूर बताना चाहूंगा। आपने एक चेन सिस्टम कहा है, तो वो चेन सिस्टम एक्चुअली मुझे भैया 2001 में जो है, मुझे चेन सिस्टम तो नहीं है ये एक नेटवर्क है, ह्यूमन का नेटवर्क है। इंसान इंसान से जुड़ा हुआ है। तो हर इंसान जब इंसानों से जुड़ा हुआ है, तो हमारी बातें जो है लोगों तक पहुंचती हैं। ये मैंने कॉपी किया है। मैं बताना चाहूंगा सुनील भैया कि मैं जो है पढ़ाई में भी नकल करके कई बार पास हुआ हूँ। तो नकल करने की आदत मैंने खोई नहीं है। मैंने ये चीज अपनी अपनी ताकत बनाई है इसको, कि नकल हमारी व्यक्तिगत संपदा है।
बर्थ से हमको मिलती है। जन्म से बच्चे को नकल करके वो अपनी लैंग्वेज सीख जाता है, नकल करके अपनी अपनी गीत सीखता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये नकल करके बच्चा सीखता है। तो मैं अपने बचपन में गया और ह्यूमन नेटवर्क में नकल करने के तहत मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो मैंने देखा कि सेलिंग के जो टूल्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, मैंने देखा कि हर प्रोडक्ट को बेचने का तकरीबन एक ही तरीका है। तो जब मैंने कहा कि जब एक ही तरीका है तो क्यों ना मैं ये नेटवर्क के सिस्टम में मैं रियल एस्टेट को लेके आऊं। तो ये एक जैसे जीवन में भैया मैंने बहुत तरह तरह के प्रयास किए, ऐसे ही ये प्रयास मैंने इंदौर में आकर किया। तो ये प्रयास सफल हुआ। मैं ये मानता हूं कि ये मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ है, ये इंदौर की धरती पर महाकाल के आशीर्वाद से यहाँ की जनता ने, जहां मेरा कोई भी नहीं था, और यहाँ पर वो प्रयास सफल हो गया। तो ये नेटवर्क है भैया, 2000 लोगों का नेटवर्क है जी। अब तो आपके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है संतोष भाई। भैया ये सौभाग्य है, मुझे मुझे ये प्यार दुलार मुझे इंदौर से मिला है, और यहाँ रहकर ही हम इसको अच्छा कर पाए हैं। बड़ी कठिनाई थी उस दौर में जब हमने स्टार्ट किया था, तो लोग क्योंकि हम किसी की नकल नहीं कर रहे थे, हम बहुत सारे जैसे डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को हमने कॉपी किया। रियल एस्टेट की जो 2010 में जो परिस्थितियां थी इंदौर में, हमने उसको तय किया। हमने ये तय किया कि रियल एस्टेट को हिंदी में सच्ची संपत्ति कहते हैं। तो हमने ये तय किया, हमने कसम खाई, मैंने अपनी सेल्स फोर्स को जो है इस चीज को कसम दिलाई कि याद करो, रियल एस्टेट को संचित संपत्ति कहते हैं और हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना है। तकलीफें हर बिजनेस में आती हैं, रियल एस्टेट में भी बिजनेस आएगी तो हम अपने निवेशकों से, हम अपने कस्टमर से सच बोलेंगे। और शायद इस वजह से ये हुआ है। और जो आप आज तारीफ कर रहे हैं भैया, जो थोड़ा बहुत भी अच्छा कर पाया हूँ, तो शायद इसी वजह से है, क्योंकि मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने, सबने ये बताया है कि हमेशा सच बोलो, तो सच बोलने की कोशिश करता हूँ जी। रियल एस्टेट के फ्यूचर की बात करें संतोष भाई, इस समय जो हालात हैं, इस समय जो स्थितियां निर्मित हुई है, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक आज भी आपका सेलिंग का काम चल रहा है, आज भी आपकी टीम काम कर रही है और आप डेली उनको 1-2 घंटा मोटिवेट भी कर रहे हैं ऑनलाइन। तो फ्यूचर के लिहाज से देखें तो कैसा है इन्वेस्टमेंट का प्लान और कैसी स्थितियाँ बन सकती हैं? सुनील भैया बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न किया। 2010 से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन बुकिंग होती है, हमारे यहाँ ऑनलाइन बुकिंग होने के साथ में रिसिप्ट ऑनलाइन जनरेट होती है। कैश ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ, जब तक गवर्नमेंट की परमिशन थी तब तक तो थोड़े बहुत कैश ट्रांजेक्शन कोई जमा करना चाहता था तो करते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ कोई कैश ट्रांजेक्शन 2014 के पहले से, 2013 से नहीं है। और कस्टमर को घर बैठे सर्विसेज हमारी सेल्स टीम प्रोवाइड करती है। एक सिर्फ रजिस्ट्री करने के लिए और पोजीशन करने के लिए उनको अपने लिए जाना पड़ता है। बहुत सारे ग्राहकों को, तकरीबन भैया 14,000 ग्राहक है, उस 14,000 ग्राहक में मैं तकरीबन शायद 100, 150, 200 ग्राहकों को व्यक्तिगत जानता हूँ। और ये जो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमने जो शुरुआत किया था डे 1 से, आज वो काम आ रहा है। और जैसा आपने बिल्कुल कहा कि लॉकडाउन के होने के बाद भी हमने कई प्रॉपर्टीज सोल्ड आउट की है। और आपने जो बात की है रियल एस्टेट में निवेश की, निवेश करने में भैया जो हमने कॉम्पिटिट किया है पिछले कई सालों में, तो वो म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, गोल्ड है, डायमंड है, लोग किसान विकास पत्र या फिर किसी कमोडिटी में, एक्सचेंज में लगाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल जब निवेश करने की जगह अगर देखें, बैंक की फिक्स डिपॉजिट है, तो निवेश करने की जगह देखें तो किसी और निवेश करने में इतना फायदा नहीं हुआ है जितना रियल एस्टेट में हुआ है। बस ये है कि रियल एस्टेट में निवेश को एक प्रोपोगंडा के जैसे एक हाई कॉस्ट प्रॉपर्टी को भी निवेश, इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर किया जाता है। यही हमने कोशिश की है, पहले दिन से समझाया है कि महंगी प्रॉपर्टी अगर हम ले रहे हैं तो वो हमको रहने के लिए लेना चाहिए, या फिर जो महंगी प्रॉपर्टी लेने वाली की क्षमता जिनकी है वो तो ले सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट निवेश नाम से मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग इससे दूर भागता है। उसके मन में ये चीज चली गई है कि ये रियल एस्टेट निवेश सामान्य वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। हमने प्रयास किया कि हम मध्यम वर्ग के लोगों को ये बताएं कि 2 से 5 लाख रुपए की शहर बड़ा होता है। 20 साल पुराना इंदौर, सुनील भैया आप देख लीजिए। मैं 1997 में पहली बार इंदौर आया था। जब पहली बार इंदौर आया था भोपाल से,
तो मैं जब रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा था, जब ये विजयनगर चौराहे से थोड़ा इंटर किया था, तब मुझे लगा था कि शायद शहर के अंदर हम इंटर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं था। विजयनगर चौराहे तक तो कुछ था ही नहीं 1997 में। तो मैंने हमेशा इस चीज को समझाया है, जो मेरी टीम समझाती है इस चीज को, कि 20 साल पुराना शहर देख लीजिए और 20 साल बाद की तुलना कर लीजिए। कम से कम जितना पहले 20 साल में ग्रोथ हुआ है, उतनी ग्रोथ तो होगी ही। तो ये एक संभावना रहती है जिसमें रियल एस्टेट में हम निवेश के लिए सामान्य वर्ग को प्रेरित करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है रियल एस्टेट में निवेश के हमारे इस प्लान पर, हमारी सच्चाई ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। आपने आने वाले भविष्य को लेके कहा है, तो भविष्य को लेके मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में फर्क पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है, लेकिन निवेश करने की जगह तो रियल एस्टेट सबसे उत्तम जगह रहेगी, सबसे अच्छी जगह रहेगी, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। अब आईटी की तरफ मैं आता हूँ, आईटी इंडस्ट्री भी आप रन करते हैं, तो इस समय उसको किस रूप में देख रहे हैं और क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या वर्क टू होम का कल्चर धीरे-धीरे तेज़ी से लागू होगा और लोगों के खर्चे कम होंगे, ऑफ़िस के खर्चे कम होंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी? भैया आईटी में हम लोग वैसे भी पहले जो डीएचएल भारत वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है मेरी, वैसे भी ज्यादातर काम हम फ्रीलांसिंग एंड वर्क टू होम के कल्चर पे हम लोग कराते हैं। हमारी जी। मिनिमम टीम ही ऑफिस में बैठती है, और वो पूरा डिजिटल पर काम करती है। आईटी में जो फर्क आ रहा है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फर्क आ रहा है। यहाँ पर मैन पावर से ज्यादा फर्क आ रहा है हमारे पास ऑर्डर। हम जैसे भी हमारा जो काम था भैया, हम लोकल मार्केट में काम नहीं करने के बजाय हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करते थे। तो यूरोप पूरा स्टैक है, यूरोप में पूरी स्थिति खराब है। तो ये अभी कह पाना थोड़ा सा कठिन है कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे पिछले कुछ महीनों से इटली से हमारे पास कुछ भी काम नहीं आया, फ्रांस से कोई भी काम नहीं आया, तो हमारा ऑलमोस्ट काम बंद है। जिसे हम आउटसोर्स करके हमारे पास आता था, फिर हम भी आउटसोर्स करके किसी को देते थे। तो आईटी में तो आईटी के अभी अब किसी भी इंडस्ट्रीज में आज ये जो है भारत में जो स्टिग्मा है वो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। ये वेट एंड वॉच की स्थिति है। 2 महीने बाद सुनील भैया निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे। लगे हाथ में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टूर्स एंड ट्रेवल्स में भी है। टूरिज्म जी, को लेके ज़रूर। पूरे ओवरऑल जो पूरे विश्व में जो स्थिति है, बहुत अलग तरह की स्थिति सामना होने जा रहा है। लेकिन मैं क्योंकि वर्तमान को देखते हुए, मैं आप जैसा जानते हैं कि मैं वर्तमान से ज्यादा मैं भविष्य को लेके चलता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि टूरिज्म पर भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। भारत से इंटरनेशनल टूरिज्म कम होगा, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसकी तैयारी में हमारी मन की यात्रा .com हमारी टीम कर रही है। करंट नहीं होगा, 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे। देखिए, मनुष्य जो है भैया वो टहलना चाहता है, वो प्रकृति के साथ खेलना चाहता है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहता है। तो जो पिछले कई सालों से भारत से जो इंटरनेशनल टूरिज्म हुआ था, यहाँ का पैसा जो डॉलर में या यूरो में लोग विदेश में जाके घूमते थे, मैं यकीन से कह सकता हूँ सुनील भैया कि आने वाले कई महीनों तक भारत के लोगों को जो जो घूमने का शौक रखते हैं, वो विदेश नहीं जा पाएंगे, वो भारत में ही घूमेंगे। और भारत में घूमेंगे तो यही की इकोनॉमी ट्रेवल करेगी, जो हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करेगी। मतलब बहुत अच्छी बात कही है और एक बहुत बढ़िया असेसमेंट है आपका, क्योंकि आप असेसमेंट के मास्टर हैं। रियल एस्टेट को एक नया मुकाम आपने अपने नए आइडिया से दिया। ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी आप एक अच्छे मुकाम पर जाने की बात कर रहे हैं कि आने वाले 2-3-4 महीने बाद डोमेस्टिक टूरिस्ट काफ़ी तेज़ी से जाएगा। अच्छा संकेत और अच्छी बात है, पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं। पर आने वाले समय में क्यों, इस समय तो संतोष भाई लोग पिछले 1.5 महीने से घर के अंदर बैठे हैं, तो वे भी काफ़ी परेशान है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहला इंदौरी आदमी तो निकल पड़ेगा राजवाड़ा की ओर, छप्पन की तरफ। तो तमाम सारी बातें हैं, ये सब मजाक में कही हुई बातें। पर बहरहाल आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ बहुत सारे बिजनेस व्यूज शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार भैया।